नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नज़र उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को कोविड-19 टीके की निःशुल्क एहतियाती खुराक। सरकार का फैसला 15 जुलाई से अगले 75 दिनों के लिए सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर होगा टीकाकरण। कैबिनेट ने नई रेलवे परियोजना को दी मंजूरी। जुड़ेंगे राजस्थान और गुजरात के धार्मिक और पर्यटन केंद्र। 4 साल में पूरी होगी परियोजना। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला, बड़ौदा गुजरात में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मिलेगा दर्जा। विश्वविद्यालय का होगा विस्तार, कोर्स की बढ़ाई जाएगी संख्या। केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। और सबसे पहले बात बूस्टर डोज को लेकर लिए गए फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 के टीके की एहतियाती खुराक मुफ्त लगाए जाने का फैसला लिया गया। 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को कोविड-19 के टीके की निःशुल्क एहतियाती खुराक देने के सरकार के फैसले से भारत में टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ेगा और इसके परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैबिनेट ने 18 साल से ऊपर के नागरिकों को कोविड से सुरक्षा के लिए मुफ्त में बूस्टर डोज देने के फैसले को मंजूरी दी है। देश में 18 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड टीके की एहतियाती यानी तीसरी खुराक मुफ्त लगवा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मुफ्त एहतियाती खुराक 75 दिन के एक विशेष अभियान के तहत दी जाएगी। इसकी शुरुआत 15 जुलाई से होगी। इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और ये सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। आजादी का अमृतकाल के अवसर पर यह निर्णय लिया गया। अभी तक 18 से 59 साल के 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से भी कम को एहतियाती खुराक दी गई है। हालांकि 60 साल से अधिक उम्र के लगभग 16 करोड़ लोगों तथा स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चे के कर्मियों में से करीब 26% लोग बूस्टर खुराक ले चुके हैं। तो इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी जी। डॉक्टर मनोहर जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि 75 दिनों में बूस्टर डोज लगाई जाएंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से मंत्रालय का एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि देश में जो पहला टीकाकरण अभियान चला वो काफी सक्सेस रहा, उपलब्धि भरा रहा। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? मैं बहुत अच्छा फैसला है ये, क्योंकि हम लगभग 200 करोड़ के ऐतिहासिक मुकाम पर अब पहुंचने वाले हैं जी। और उस ऐतिहासिक मुकाम के साथ साथ ये भी जरूरी था कि हम जो है हमारी आबादी को एक अतिरिक्त डोज, जिसको आपने बूस्टर डोज कहा है, प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं, से भी सुरक्षा कवच प्रदान करें। हमारा अनुभव ये रहा कि हमने इस बूस्टर डोज को, प्रिकॉशन डोज को 60 से ज़्यादा आबादी के लिए मुफ्त किया था और उसमें जो है हमारे को अच्छे नतीजे मिले थे। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जितनी जनता ड्यू हो रही है, जितने नागरिक ड्यू हो रहे हैं उस प्रिकॉशन डोज के लिए, उतनों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। ये 60 से अधिक आबादी का था। लेकिन साथ ही जो 18 से 60 साल तक की जो उम्र के थे उनके लिए टीकाकरण जो है प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से था और उसमें उपलब्धि 60 साल से आबादी वालों से भी कम थी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे हम इस समय पे जब खास ज़रूरत है अतिरिक्त डोज देने की, प्रिकॉशन डोज देने की, हम इन 18 से अधिक आबादी के सारे देश के नागरिकों को इसमें सम्मिलित कर पाएंगे, उनका टीकाकरण कर पाएंगे। तो मैं इस फैसले को बहुत उत्साह के साथ देख रहा हूँ। डॉक्टर मनोहर, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि बूस्टर डोज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ऐसी स्थिति
आपको आगे लग रही है कि कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है अभी उसको देखते हुए क्या बूस्टर डोज की जरूरत थी देश को? देखिए, ये तो एक एविडेंस और साइंस पर आधारित निर्णय होता है जी और इसमें जो है हमारे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन है, उनकी भी रिकमेंडेशन थी और उनकी अनुशंसा के आधार पर ये एक निर्णय लिया गया कि हमारी आबादी को एक अतिरिक्त कवच की आवश्यकता है और इसलिए जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन थी 60 साल से ज़्यादा वाली, उनके बारे में तो बहुत पहले से फैसला हो गया था, लेकिन 18 से 59 को भी ये आज फैसला नहीं हुआ है। उनको टीकाकरण की सुविधा थी, यानी उनके लिए भी ज़रूरत तो महसूस की गई थी, लेकिन अब सिर्फ इत्तेफाक ये है, इतना फ़र्क ये है कि अब उनको सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त वैक्सीन का अतिरिक्त डोज दिया जाएगा। जी डॉक्टर मनोहर, जो पहले टीकाकरण हुआ और बूस्टर डोज इसमें क्या अंतर होगा आम तो जन? जी जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले सभी को 2 डोज लगाई थी, चाहे वो कोविशील्ड था या कोवैक्सीन था। हमारी अधिकांश जनसंख्या करीब 86-87% को कोविशील्ड लगा था, करीब 11-12% आबादी को कोवैक्सीन लगा था जी और दोनों के 2 डोज की थी शेड्यूलिंग और दोनों का जो इंटरवल था वो करीब 28 दिन का था और इसके बाद जो प्रिकॉशन डोज था वो पहले 9 महीने के अंतराल पे लगना था, यानी दूसरा डोज जब जिस तारीख को लगा उसके 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज की पात्रता बनती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारे नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन ने इसकी मियाद भी घटा के 6 महीने कर दी, तो जो हमने हाल ही में उसके बारे में राज्यों को निर्देश दिए थे और वो जो आपका प्रश्न है कि दोनों को कैसे देखते हैं, तो वो जो प्राथमिक टीकाकरण हुआ उसमें हम काफ़ी संतुष्ट हैं। हमारे लगभग 96% आबादी को हम पहुंच पाए। अब सिर्फ ज़रूरत ये थी कि जो प्रिकॉशन डोज है इसकी भी रफ्तार हम तेज़ी से करें और उसी लिए ये फैसला जो है लिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी उपलब्ध व्यवस्थाएं करें, हम इतना प्रचार प्रसार करें, हम लोगों के घर के पास टीकाकरण कराएं, हम समूह में टीकाकरण कराएं और इसके लिए जो हमारी अप्रोच होगी वो कैंप बेस्ड अप्रोच की रहेगी, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। तो हमने 75 दिन का लक्ष्य रखा है। इस 75 दिन के लक्ष्य में हम समूहों में कैंप्स के माध्यम से लोगों को टीकाकरण कराएंगे, मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था होगी, गवर्नमेंट CVCs के माध्यम से स्कूलों में भी ये कैंप लगेंगे, कॉलेजेस में भी कैंप लगेंगे, रेलवे स्टेशन पे भी कैंप लगाने की व्यवस्था करेंगे, एयरपोर्ट्स पे भी लगाएंगे। और चूंकि अभी ये सावन का महीना है, इसमें उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा निकलती है जी कुछ यहाँ पे उत्तराखंड में और झारखंड जैसे राज्यों में अन्य यात्राएं भी निकलती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इन सभी स्थितियां जहाँ पे लोगों के इकट्ठे होने की संभावना होती है, उस अवसर का फायदा उठाते हुए कैंप अप्रोच के माध्यम से अधिकांश जनसंख्या को हम इस अतिरिक्त सुरक्षा कवच को दे सके। लेकिन यहाँ ये बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि इसमें हम किसी प्रोटोकॉल का शिथिल नहीं करेंगे। हम कोविन के माध्यम से ही सभी का टीकाकरण करेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे और जितनी सारी अनिवार्य आवश्यकता है सुरक्षा की वो सब हम पालन करेंगे और इस संबंध में हमने राज्यों को निर्देश भी दिए हैं। जी डॉक्टर मनोहर अगनानी जी, दरअसल लोगों के मन में एक सवाल ये आता है कि मैंने 2 डोज पहले ले चुकी हैं या लगवा चुके हैं 2 डोज, अब बूस्टर डोज मैं क्यों लूं? कई तरह के सवाल मन में लोगों के हैं। आप कैसे लोगों को राय देना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे कि ये बूस्टर डोज जो है वो क्यों जरूरी है? क्या कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी भी एक खतरनाक रूप में हमारे सामने, दुनिया के सामने खड़ी हुई है? आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? मैं इसको विज्ञान की दृष्टिकोण से देखता हूँ। हम ये मानते हैं कि जो दूसरा डोज के बाद जितना समय बढ़ता जाएगा उतनी जो है उस टीके की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जाएगी। ये सभी जानते हैं, ये विज्ञान का विषय है जी। तो वो एक उस क्षमता को दोबारा विकसित करने के लिए अतिरिक्त डोज की आवश्यकता है, तो हम उसको उस दृष्टि से देखें। जी डॉक्टर मनोहर अगनानी जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। जाहिर तौर पर जो कोरोना संक्रमण का मुद्दा है वो अपने में दुनिया के सामने एक चुनौती बना हुआ है,
इसका संक्रमण रह रहकर बढ़ता है, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि ये थमा है लेकिन अभी रुका नहीं है पूरी तरह। इसलिए बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, टीकाकरण जरूर करवाएं ताकि कोरोना संक्रमण से मुक्त भारत को बनाया जा सके, एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन सी परियोजना, रेल परियोजना को दी है मंजूरी। ब्रेक के बाद कैबिनेट दिस वीक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं राजस्थान और गुजरात के धार्मिक और पर्यटन केंद्र को जोड़ने के लिए नई रेल परियोजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक आबू, अंबाजी और तारंगा को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश में रेल संचालन को मजबूती प्रदान करने के लिए तरंगा, आबू और अंबाजी को रेल नेटवर्क से जोड़ने को मंजूरी दे दी है। ये नया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात और राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगा, साथ ही ये दोनों प्रदेशों के बीच कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गतिशीलता में सुधार के लिए तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की लागत 2798.16 करोड़ रुपए होगी, जिसे 2026-27 तक पूरा कर लिया जाएगा। आबू, अंबाजी और तरंगा को रेलवे से नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 116 किलोमीटर की ये नई रेलवे लाइन मात्र 4 सालों में बनकर तैयार होगी। 2798 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 4 वर्षों में जब इस पे काम चल रहा होगा तो लगभग 40 लाख मैंडेज इसमें होंगे, जिसमें से लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार स्वरोजगार के नए द्वार भी इस रेलवे परियोजना के माध्यम से खुलेंगे। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि पर्यटन भी एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जहां पे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, जो हमारी महसाना पालनपुर की मेन लाइन है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इन पर भी दबाव कम होगा, ट्रैफिक कम होगा जब ये नई रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी। इस नई रेलवे लाइन से सीधे तौर पर गुजरात और राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को नई सुविधा मिलेगी और राजस्थान और गुजरात के महत्वपूर्ण स्थानों को इससे जोड़ने का काम भी किया जाएगा। सरकार के इस तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस रेल नेटवर्क को जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस रेल नेटवर्क के शुरू होने से गुजरात और राजस्थान के सीमांत में रहने वालों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं रेलवे बोर्ड के सदस्य सुधांशु शर्मा जी। सुधांशु जी, आपका स्वागत है सनसेट टीवी पर। बहुत धन्यवाद मनोज जी। सुधांशु जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने रेल परियोजना के संदर्भ में लिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल परियोजना जो है, इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इस परियोजना की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना होगी जी। और इस परियोजना से न खाली गुजरात बल्कि राजस्थान और जो सुदूर प्रदेश के क्षेत्र है उन लोगों को बहुत फायदा होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, आपके लोकल प्रोडक्ट्स को काफी इससे फायदा होगा। 40 लाख मैंडेज
इस परियोजना के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। जी ये परियोजना बहुत ही शीघ्र गति से कंप्लीट की जाएगी और 2026-27 में इसको पूरा कर लिया जाएगा। ये परियोजना 116.65 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो लागत है, जैसा कि आपने अभी अपने टीवी चैनल के माध्यम से बताया, 2,798.16 करोड़ रुपया है। जी इससे जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक अंबाजी, जी वो पर्यटन के रेलवे मानचित्र पे आ जाएगा। इसी तरह से जो जैन धर्म के अजीत मुनि हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर में से एक हैं, जी उनको भी इस पर्यटन रेलवे मानचित्र पे लेके आ जाएंगे। इससे जितने भी श्रद्धालु भक्तजन जो हैं वो रेल से आसानी से इस जगह पहुंच पाएंगे। और पर्यटन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट जनरेटर होता है। जी पर्यटन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उस क्षेत्र की उन्नति बहुत तेजी से होगा, उस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और आने वाले समय में इसका जो प्रभाव है उस क्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको प्रभावी तौर से नजर आएगा। और भारतीय रेल पूर्णतः कटिबद्ध है इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए और इसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हमने रखी है 26-27 से पहले, और काम हम जल्दी ही शुरू करने जाने वाले हैं। जी सुधांशु जी, धार्मिक पर्यटन को तो फायदा होगा, लेकिन अगर विकास और रोजगार की मैं बात करूं, जैसा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी बता भी रहे थे कि इससे रोजगार को भी के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। रोजगार के बिंदु को आप कैसे देखते हैं? कितने लोगों को करीब इससे फायदा होने का अनुमान है? देखिए, जहां तक परियोजना से डायरेक्ट तौर पे, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे फायदा होने का प्रश्न है, वहां करीब 40 लाख मैन डेज इस एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेशन होगा। इसके अलावा जब ये लाइन बन जाएगी, आप इसके अंदर 15 स्टेशन होंगे, स्टेशन के चारों तरफ विकास होगा, इस तरह से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, पर्यटन आएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं इससे ज्यादा रोजगार की सुविधाएं, रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में पैदा होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें कोई दो मत नहीं कि इससे पूरे इस क्षेत्र का समग्र विकास होगा और जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए भारत की कल्पना, उसके अंदर ये एक नया कदम है। जी अगर विकास की बात की जाए, क्योंकि गुजरात और राजस्थान दोनों को ही लेकर ही विकास की दृष्टि से तमाम वायदे सरकार ने किए थे, आप रेलवे की दृष्टि से कैसे देखते हैं इसको? विकास को कैसे इससे रफ्तार और मिलेगी? नहीं, देखिए, एक तो चीज ये है कि प्रत्यक्ष रूप से तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो क्षेत्र है उनके ऊपर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, बट इसके अलावा जो हमारे और रेल नेटवर्क है, अहमदाबाद वाला आप नेटवर्क, अहमदाबाद से जो रेल नेटवर्क है, अहमदाबाद बड़ौदा नेटवर्क है, अहमदाबाद आबू रोड नेटवर्क है, उसके लिए ये अहमदाबाद और आबू रोड के बीच में एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प रेल मार्ग की तरह से उभर के सामने आएगा। जी। इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है, जो हमारा अभी रेल का नेटवर्क बना हुआ है, उसके ऊपर से काफी सारे जो ट्रेन्स हैं वो उससे चलने लगेगी, तो जो एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है वो डीकंजेस्ट भी हो जाएगा, उससे नई गाड़ियां चलाई जा सकेंगी, उससे और मालगाड़ियों का माल का ढुलाई की जा सकेगी। तो अगर आप इसे समग्र रूप से देखना चाहें, अगर आप इसको टोटलिटी में देखना चाहें, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। एक तो डायरेक्ट तौर पे कि एरिया का विकास हो रहा है जी। दूसरा, जो हमारे रेल नेटवर्क है वो डीकंजेस्ट हो गए, उनके ऊपर ज्यादा फ्रेट कैरी किया जा सकेगा, पैसेंजर ट्रेन चलाई जा सकेंगी, समयबद्धता का ज्यादा वो किया जा सकेगा, और
अप्रत्यक्ष रूप से पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में आपको रोजगार की नई नई सुविधा, नए नए अवसर प्राप्त। जी, सुधांशु जी, अगर 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 बात रेलवे की जाए तो रेलवे ऐसे तमाम धार्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की लगातार कोशिश करता रहा है। कई परियोजना इस तरह की शुरू भी की गई हैं। जाहिर तौर पे जब रेलवे इस तरह की परियोजना शुरू करता है तो उससे धार्मिक पर्यटन तो बढ़ता ही है, लेकिन क्षेत्र का विकास भी उससे होता है। धार्मिक पर्यटन को लेकर अगर हम अंबा जी की बात करें तो अभी लोग कैसे यात्रा करते हैं, या जो जैन समाज के भक्तगण हैं वो कैसे जाते हैं, उसके लिए कौन सा रास्ता वो यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं? मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां ये हम धर्म स्थानों को जोड़ते हैं, तो जैसे आपकी जो भी धर्म की मान्यता रहे, आप धर्म स्थल जाने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो रास्ता आपका सुगम बन जाए जी, और आप ये शर्तिया तौर पे मानेंगे कि जो भारतीय रेल है वो एक सुगम मार्ग प्रदान करती है और एक सीमलेस कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है। अगर किसी भक्त को, किसी श्रद्धालु को अभी अंबाजी जाना होता था तो उसको किसी ट्रेन से सफर करके पहले आपको नियरेस्ट रेल हेड, जो कि आपका या तो बड़ौदा हो सकता था या अहमदाबाद हो सकता था, जी, वहां से फिर उतर के आपको बस लेनी पड़ती थी और बस बदलते हुए आपको अंबाजी तक पहुंचना पड़ता था। या आप दूसरी तरफ से अगर सोचें तो पहले आपको आबू रोड आना पड़ता था, फिर आबू रोड से आपको आगे अंबाजी तक आना पड़ता था। लेकिन इस रेल लाइन के बन जाने से जब ये पूरी परियोजना हो जाएगी तो आपको एक सीमलेस, मतलब जिसमें आपको कोई ट्रेन के अंदर बदलाव नहीं करना पड़ेगा, आप अपने जो जगह है स्टेशन से बैठिए और सीधे गंतव्य स्थान तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ी सुगम और बड़ी सहज और सरल मार्ग हो जाएगा। जी, जी। जाहिर तौर पे सुधांशु जी कि जब रेलवे इस तरह की परियोजना शुरू करता है उससे आर्थिक जो हमारी स्थिति है उसको भी एक नई ऊर्जा मिलती है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, विकास भी होता है। सुधांशु जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू। तो ये सुधांशु जी थे जो हमें बता रहे थे कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने जो तारंगा हिल अंबाजी अबू रोड रेल परियोजना को जो मंजूरी दी है उसके क्या मायने हैं, कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।